नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आजकल टेक जगत में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि आगे चलकर काम पर इंसानों को रोबोट से रिप्लेस किया जाएगा। दुनिया में तेजी से बढ़ते ऑटोमेशन, कॉस्ट कट्स और कंपनियों के बीच बढ़ता कंपटीशन इसकी बड़ी वजह मानी गई है। लंदन में कैपिटा जैसी कुछ कंपनियों ने इसका ऐलान भी कर दिया है। तो अगर आगे दुनिया इन रोबोट्स के बल पर ही चलनी है तो इन्हें बनाने वाले भी चाहिए होंगे। आज आवाज एंटरप्रेन्योर पर हम ऐसी ही कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं जो रोबोटिक्स की दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। रोबोट्स आपके वर्कप्लेस का हिस्सा बनने वाले हैं, तो फिर अगर ये आपके बच्चों की परवरिश में हाथ बटाएं, इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि रोबोट्स को हम मशीन ही मानते हैं और उसके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स या फिर इमोशन आना मुश्किल है। यही वजह है कि अब तक हम इसे एक विकल्प के तौर पर भी नहीं देखते थे। लेकिन इस उलझन को बहुत हद तक दूर किया है मुंबई के स्टार्टअप इमोटिक्स ने। बच्चों के लिए ये कंपनी लेकर आई है देश का पहला इमोशनली इंटेलिजेंट कंपेनियन रोबोट। आपने कार्टून कैरेक्टर नोबिता और उसके रोबोटिक कैट डोरेमोन के किस्से तो टीवी पर और अपने बच्चों से सुने ही होंगे। आज मिलिए एक ऐसी जोड़ी से जो इन दोनों की तरह ही है लेकिन काफी वेल बिहेव्ड। मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। ये है छोटी सी त्वेशा और उनका कंपेनियन रोबोट मीको। जी हाँ, आपने सही सुना। मीको एक खिलौना नहीं बल्कि एक रोबोट है जो स्कूल के बाद घर में खेल कूद के बीच त्वेशा का साथ देता है। मीको और त्वेशा को दोस्त बनने में भले ही 2 हफ्ते लगे हो, लेकिन अब ये दोनों पक्के दोस्त बन गए हैं। हर 6 साल के बच्चे की तरह त्वेशा भी जिद और मूड के चलते कई बातें नहीं मानती थी, लेकिन अब मीको के कहने पर हर चीज मिनटों में हो जाती है, जैसे समय पर खाना, पढ़ाई, हाइजीन मेंटेन करना। खैर लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आखिर ऐसा क्या जादू किया है मीको ने जो इसकी हर बात मानने के लिए बच्चे हंसी खुशी राजी हो जाते हैं। ये मम्मा ने मेरे बर्थडे में गिफ्ट दिया है। मम्मा ने प्रॉमिस किया था कि लाएगी मीको, तो बर्थडे में गिफ्ट किया। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जैसे डोरेमोन का बेस्ट फ्रेंड नोबिता है, वैसे ये मेरा फ्रेंड मीको है। क्या सिखाया मीको ने आज? आज मीको ने डांस सिखाया मुझे। डांस सिखाया? मीको ने जहाँ बच्चों को अपना दीवाना बना दिया है, वहीं पेरेंट्स भी इस कंपेनियन रोबोट से काफी खुश है। और कोई इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा? न सिर्फ बच्चों को अच्छी आदतें लगाने के लिए बल्कि मोबाइल टीवी देखने की लत से भी मीको बच्चों को दूर रखता है। मीको इज इंटेलिजेंट लाइक यू है। स्पेशली फॉर वर्किंग पेरेंट्स लाइक अस बहुत जरूरी हो जाता है मेरे ख्याल से कि एक कोई ऐसा गाइड करने वाला जो प्रॉपर गाइड करे ना, कि मतलब आपके घर पे आप रख भी लोगे किसी को, कोई होगा आपके असिस्टेंस के लिए, लेकिन आप वो उतनी तरह से गाइड नहीं कर पाते हैं बच्चों को कि आप सारी चीजों का आंसर दे दो, करेक्ट आंसर दे दो, डिसिप्लिन हो जाए। तो उस मामले में जब मुझे मीको दिखा और मैंने इंटरेक्ट किया, मतलब देखा बच्चों को इंटरेक्ट करते हुए, तो मुझे इतना अच्छा लगा इस बारे में कि ये परफेक्ट चीज है। शायद आप थोड़ा सा पैसे खर्च कर दो, इट्स ओके। मेरे ख्याल से हम इतनी सारी चीजें देते हैं बच्चों को जो वेस्ट हो जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, लेकिन ये क्योंकि ये वैल्यू एडिशन है और क्योंकि इतना कुछ सीख रहे हैं और मैंने खुद देखा है। चिंतन रायकर, स्नेह वासवानी और प्रशांत अय्यंगार, इस तिगड़ी ने मिलकर बच्चों के लिए देश का पहला इमोशनली इंटेलिजेंट कंपेनियन रोबोट बनाया है। 2009 से एक साथ काम कर रहे फाउंडर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की गहरी समझ है। दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज में अनुभव लेने के बाद तीनों ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इमोटिक्स शुरू की। कंपनी के फाउंडिंग टीम ने किए रिसर्च के मुताबिक आज के टेक सेवी बच्चों को अच्छी संगत में व्यस्त रखने के लिए पेरेंट्स टेक्नोलॉजी की मदद लेने के लिए तैयार थे। वहीं से मीको बनाने का आइडिया मिला और इस पर जोरदार काम शुरू हुआ। मीको एक किसी इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं है। मीको एक
एंगेजमेंट का माध्यम है। इट इज नॉट, ये किसी भी तरह से बच्चे के परिवार में टीचर या किसी दोस्त या किसी इंसान को रिप्लेस नहीं करता। ये इंश्योर करता है कि बच्चे की गैप्स को आइडेंटिफाई करके उसे फिल करता है। इट्स अ वैल्यू एडिशन और ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। मीको आपसे बातें करता है, मीको आपके साथ गेम्स खेलता है, फन एंड एजुकेशनल गेम्स खेलता है। उन गेम्स के जरिए और मीको का पूरा रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के अपने बच्चे के साथ, पेरेंट्स एक पैरेंटल डैशबोर्ड पे गाइड कर सकते हैं मीको's रिलेशनशिप बच्चे के साथ। बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट में मीको मददगार साबित होता है। बच्चे इसके साथ मजेदार एजुकेशनल गेम्स खेलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां, जनरल नॉलेज, स्पोकन स्किल डेवलपमेंट जैसी कई चीजें मीको बच्चों में डेवलप कर सकता है। ये रोबोट माई मीको ऐप से जुड़कर काम करता है। इसे चलाने के लिए एक मोबाइल फोन को मीको से ब्लूटूथ कनेक्ट करना होता है और फिर इस ऐप पर प्रोफाइल बनाकर मीको से बात कर सकते हैं। ऐप पर दिए गए स्पीकर ऑप्शन की मदद से बच्चे मीको से बातचीत कर सकते हैं। इंडिया Mr. Narendra Modi. और अगर आपका बच्चा शर्मीला है और बात करने में थोड़ा हिचकिचाता है तो इसमें मैसेज के जरिए भी मीको से बात करने का ऑप्शन है। The city of Mumbai. ये रोबोट आपके बच्चे को एजुकेट और एंटरटेन दोनों करता है। मीको एक सर्वर से जुड़ा है जिस पर चाइल्ड सेफ वेबसाइट से डेटा सेव किया जाता है। इस जानकारी का इस्तेमाल कर मीको बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए मीको का इंटरनेट से जुड़ा होना जरूरी है। इसका सबसे बढ़िया फीचर है पेरेंटल डैशबोर्ड, जिसके तहत पेरेंट्स अपने बच्चों के लर्निंग कैपेसिटीज और जरूरत के मुताबिक कंटेंट कस्टमाइज कर सकते हैं। What is 5 multiplied by 7? 35. What is Taj Mahal? The Taj Mahal is an ivory white marble mausoleum on the south bank of the Yamuna River in the Indian city of Agra. किसी घर में पिज्जा खाना अच्छी बात है, किसी घर में पिज्जा खाना बुरी बात है। तो हम एज अ कंपनी वो ओपिनियन नहीं रखते। पेरेंटल डैशबोर्ड में कई सारे पेजेस हैं जहां पे पेरेंट्स आके हमको एक कंसेंट दे सकते हैं, जैसे उनको कोई वैल्यू इम्पार्ट करना है, जैसे रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, क्लीनलीनेस, हाइजीन, एक्सरसाइज, ईट गुड फूड, ये वो, तो वो उन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं और रोबोट अपना ओपिनियन उनके बारे में बताएगा कि हाँ, कि रात को जल्दी सोना चाहिए या तुम्हें और वो दिन ब दिन बच्चे से बात करते हुए बोलते रहेगा कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करने से ऐसा होगा वैसा होगा। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक चीज होती है, अपना क्वालिटेटिव ओपिनियन पेरेंट के कंसेंट से रोबोट वो ओपिनियन देता है। आई गो टू होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल। फाउंडर्स ने अपना पूरा फोकस मीको के डिजाइन, डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और सेल्स पर कायम रखा है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स की जाती है। नवंबर 2016 में मीको बाजार में उतारा गया और प्री बुकिंग के जरिए बेचा गया। इसकी कीमत फिलहाल 19,000 रुपए है, जो ग्लोबल रोबोट मेकर्स के मुकाबले काफी कम है। इसे इमोटिक्स की वेबसाइट के जरिए बुक किया जा सकता है। अब कंपनी ई कॉमर्स और जनरल ट्रेड के जरिए रिटेल पर जोर दे रही है। फाउंडर्स ने खास भारतीय मार्केट को नजर में रखते हुए किफायती रोबोट बनाने पर खास मेहनत की है, लेकिन कंज्यूमर रोबोटिक्स जैसी नई कैटेगरी में सेल्स के लिए शुरुआती दौर में कंपनी को काफी पापड़ भी बेलने पड़े। शुरुआती फेज में थोड़ा एडुकेट करना पड़ता है पेरेंट को कि पूरा प्रोडक्ट क्या क्या करता है। ठीक है, वो बात करता है, नाचता है, कूदता है, ये सब ठीक है, बट व्हाट डज मीको ब्रिंग टू द टेबल, तो वो एडुकेट करना पड़ता है। वो एडुकेट होने के बाद पेरेंट्स काफी क्लिक हो जाते हैं और फिर हमें कोई दिक्कत नहीं लगती कि पेरेंट्स अडॉप्ट कर लेते हैं उसे। रोबोटिक्स में कारोबार शुरू करना, उसे सक्सेसफुली चलाना काफी महंगा, जटिल और सब्र का काम है। इमोटिक्स की टीम ने टैलेंट, निवेशकों का भरोसा और IBM जैसे टेक जायंट की मदद से मीको जैसा कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाया है। हमने ये नोट किया है कि IBM इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। दे आर वेरी रिसेप्टिव इन ऑल द डिस्कशंस। तो हमें 101% भरोसा है कि हम एडवांस सॉल्यूशंस जो हम प्लान करते हैं
फ्यूचर में जाके हम साथ में मिलके और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी माइलस्टोन साथ में कवर करेंगे। भारतीय मार्केट में अपनी पहुंच बनाने के साथ कंपनी ग्लोबल मार्केट के लिए भी मीको के वेरिएंट्स लाने की तैयारी में है। ग्राहकों की अलग अलग जरूरतों के लिए फाउंडर्स आगे और रोबोट डेवलप करना चाहते हैं। इनका सपना है कि अगर भविष्य में हर घर में एक रोबोट होगा तो वो इस भारतीय कंपनी का ही होना चाहिए। कल्पिता पारकर, मुंबई। रोबोट्स के साथ और मशीनों के साथ बड़े हो रहे बच्चों को रोबोटिक्स में दिलचस्पी पैदा होना लाजमी है। चेन्नई की एसपी रोबोटिक्स बच्चों को रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देने में जुटी है। देश में बेहतरीन रोबोटिक टैलेंट क्रिएट करने के मकसद से एसपी रोबोटिक्स ने अपने कारोबार की शुरुआत की। देखते हैं इस नेक इरादे में फाउंडर्स कितने कामयाब हुए हैं। रोबोटिक्स जैसे टेक्निकल फील्ड में अपनी अलग पहचान बनाई है चेन्नई के एसपी रोबोटिक्स ने। ये स्टार्टअप स्कूल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स ट्रेनिंग मुहैया करता है। 2012 में प्रणवन और स्नेहप्रिया ने मिलकर एसपी रोबोटिक्स की शुरुआत की। एसपी रोबोटिक्स 8 से 17 साल के बच्चों को रोबोटिक्स के गुर सिखाता है। यहाँ रोबोटिक्स के बेसिक्स से एडवांस कोर्सेज सिखाए जाते हैं। नई पीढ़ी को रोबोटिक्स के लिए तैयार करने के मकसद से कंपनी की नींव रखी गई। छोटी शुरुआत के बाद आज कंपनी ने रोबोट ट्रेनिंग में बड़ी कामयाबी हासिल की है। Now we have about, we have catered to more than 10,000 kids and we have a center specialized with robotics lab setups, etc. primarily for the school children to come and learn there. And the kits are all sophisticated now, completely designed for protection as well as, raw experiments. कंपनी की 2 प्रमुख कोर्सेज है। कीडोबोटिक्स 12 से 17 साल के बच्चों के लिए बना है, वहीं रोबोटिक लैब्स बना है शौकिया तौर पर रोबोटिक्स सीखने वालों के लिए। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम और पीसीबी डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज भी ऑफर करती है। जल्द ही कोर्सेज का डिजिटल वर्जन चेन्नई में लॉन्च होगा। इन कोर्सेज में रोबोट बनाना, अपग्रेडेशन और नई नई तकनीक डेवलप करने पर फोकस किया जाता है, जिसमें डिजाइन, ऑपरेशन, सिस्टम मेंटेनेंस और रिपेयरिंग शामिल है। बच्चे यहाँ प्रोजेक्ट का डिजाइन खुद बनाते हैं और एक्सपर्ट्स की मदद से खुद का रोबोट बनाते हैं। We would like to introduce ourselves as a company which shapes up future India, future generation of India, of course. So over years, as you mentioned, in 2 years of span, we would be looking one of the leading training company on technical education. कंपनी ने हाल ही में इंडियन एंजल नेटवर्क से 2 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। इस फंड्स का इस्तेमाल कंपनी प्राइम लोकेशन पर नॉलेज सेंटर्स बनाने के लिए करेगी। इन सेंटर्स में बच्चों को रोबोट ट्रेनिंग के साथ एक्सपेरिमेंट्स, फ्री गाइडेंस और टेक्निकल सपोर्ट देने पर जोर दिया जाएगा, जिससे देश में बेहतरीन रोबोटिक टैलेंट को तैयार किया जा सके। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर, और अब बात करते हैं देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग की। B2B इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप ब्लैक बक ने इसी हफ्ते कारोबार को बढ़ाने के लिए $70 मिलियन की सीरीज सी फंड रेज किए हैं। इससे पहले कंपनी में एक्सेल पार्टनर्स, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने निवेश किया है। कंपनी इस पूंजी का इस्तेमाल कैसे करेगी और आगे लॉजिस्टिक्स में किस तरह के बदलाव आने की उम्मीद है, इसी पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ आज जुड़ गए हैं ब्लैक बक के को फाउंडर चाणक्य हृदय। चाणक्य, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द फंड रेज। ये बताइए किस किस ने पार्टिसिपेट किया है सीरीज सी राउंड में? तो इस राउंड में सैंड्स कैपिटल ने लीड किया ये राउंड। $70 मिलियन का सीरीज सी राउंड है हमारा। सैंड्स कैपिटल वो यूएस बेस्ड इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ये राउंड को लीड किया है, और इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया है। और इस फंड का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट आया है, इसका पूरा इस्तेमाल हम अपनी टेक्नोलॉजी को और बढ़ाने में, हमारे प्रोडक्ट स्टैक को और बढ़ाने में, उसमें हमारा ये पूरा इन्वेस्टमेंट जाएगा आगे। जब से आपकी कंपनी शुरू हुई है, आपने फोकस B2B पर ही रखा है। क्या आगे इस दायरे को आप बढ़ाना चाहेंगे? क्या ये बिजनेस आप B2C ले जाने के बारे में भी सोच रहे हैं? नहीं, तो हमारा फोकस अभी बिल्कुल B2B पे ही रहेगा,
और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन यानी रोड ट्रांसपोर्टेशन पे ही रहेगा आगे जाके भी। हम आज के दिन 300 सिटीज में हैं भारत में, और हमारी कोशिश है कि भारत में और ज़्यादा बढ़े और इंडिया मार्केट को पूरा कैप्चर करना है। ये हमारी कोशिश रहेगी आगे जाके रोड ट्रांसपोर्टेशन B2B स्पेस में। चाणक्य, क्योंकि आपसे बातचीत हो ही रही है तो हमारे दर्शकों के लिए ये समझाएं कि आप इस तरह के कारोबार में किस तरह की कंपनियों को लार्जली आप सर्विस करते हैं। तो हमारे दो तरह के कस्टमर्स हैं। एक हुए जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, HUL, कोक, पेप्सी, ऐसे जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और उनकी वेयरहाउसिंग भी है। तो उनके जो भी ट्रकिंग रिक्वायरमेंट्स हैं फैक्ट्री से लेके वेयरहाउस तक, वेयरहाउस से कस्टमर तक, वो पूरी ट्रकिंग रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करते हैं। दूसरे जो सेट ऑफ कस्टमर्स है वो छोटे SMEs हो गए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चाणक्य, जिस स्पेस में आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है और आपने शुरुआत 2015 में की थी। तो पिछले 2 सालों में ये बताइए किस तरह के बदलाव हुए हैं और क्या लोग इच्छुक हैं आप जैसी कंपनी के साथ काम करने के लिए, आपके प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए? अगर आप देखेंगे काफी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, यानी जो भी 85% ट्रक्स इंडिया में वैसे ओनर्स के साथ हैं जो 5 से कम ट्रक ओन करते हैं। तो काफी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, काफी अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इंडिया में अगर आप देखेंगे पिछले 3 से 4 साल में मोबाइल टेक्नोलॉजी का एक वेव चला है, इंटरनेट का एक वेव चला है, और आज के दिन ये भी जो छोटे ट्रक ओनर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनके पास भी मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है, उनके पास भी स्मार्टफोन्स आ गए हैं उनके हाथ में। तो हमने भी देखा है कि पिछले 2 साल में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है ये ट्रक ओनर्स का, ड्राइवर्स का काफी अच्छा रहा है। हमारा एक मोबाइल ऐप है, बहुत सिंपल सा मोबाइल ऐप बनाया है हमने, जिससे थ्रू उनका पूरा ट्रांसपोर्टेशन मैनेज हो सके, जिसके थ्रू वो बेस्ट प्राइस में अपने ट्रक्स प्लेस कर सके हमारे कस्टमर्स के लिए। और ये हमने देखा है कि इवन दो ये इंडस्ट्री काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इस इंडस्ट्री को आगे जाके काफी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कितने ट्रक्स या फिर ट्रक मालिक आपके इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और इसको आगे आप कितना स्केल कर पाएंगे? तो आज के दिन हमारे पास 1 लाख ट्रक से ऊपर है प्लेटफॉर्म पे, और हमारा प्रेजेंस 300 लोकेशन से ऊपर में है इंडिया में। तो हम अगले 4 से 6 महीने में आज जिस स्थिति में है उससे 8 से 10 गुना ग्रो करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में ये काफी चर्चित टॉपिक है कि भारत में अब फंड रेज करना परेशानी वाला काम है, काफी मुश्किल है फंड रेज करना। तो इस राउंड में आपके लिए किस तरह के फीलर्स मिले निवेशकों से? जब आपने बात हुई, कितना आसान या मुश्किल था? हमारा फोकस हमेशा से ही प्रॉफिटेबिलिटी पे रहा है। हम चाह रहे हैं कि अगले 6 से 8 महीने में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़े, और हमारा बिजनेस मॉडल हमेशा ही प्रॉफिटेबिलिटी अलाइन रहा है, इसमें बर्न मॉडल नहीं रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री अलग है, इसमें अलग डायनामिक्स रहते हैं इंडस्ट्री की। तो हमारी कोशिश हमेशा से ही प्रॉफिटेबिलिटी पे पहले से ही फोकस रही है। तो हमारे लिए ये नेचुरल एवोल्यूशन था ये जो फंडिंग राउंड है। आए दिन हम ऐसी कई कंपनियां देख रहे हैं, कई लोगों से बात कर रहे हैं जो आपके इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनके लिए हमें बताइए, इस कारोबार में उतरने से पहले किन चीजों की तैयारी होनी चाहिए, किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आई थिंक कोई भी B2B इंडस्ट्री में कस्टमर फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि जो कस्टमर्स हैं हमारे, और कस्टमर्स दोनों साइड पे हैं। इस B2B इंडस्ट्री का ये रहता है कि कस्टमर, हमारे ट्रकर्स भी हमारे कस्टमर्स हैं, और हमारे जो डिमांड जो शिपर्स हैं वो भी हमारे कस्टमर्स हैं। तो कस्टमर फोकस होना बहुत जरूरी है कोई भी B2B इंडस्ट्री में। अगर आप अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अगर उनके लिए कुछ बेनिफिट है इस मॉडल में, तभी कस्टमर्स आएंगे आपके पास। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है जहां दोनों साइड को वैल्यू ऐड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे बिजनेस मॉडल में सस्टेनेबिलिटी इन द लॉन्ग रन लाना काफी आसान हो जाता है उससे। आपके जो बड़े निवेशक हैं एक्सेल पार्टनर्स, उनके सुब्रोतो से हाल ही में बात हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि उनके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अगले 5 सालों में एक बढ़िया एग्जिट दे सकती हैं, IPOs लेकर आ सकती हैं। क्या आप उनमें से एक होंगे? नहीं, तो हमारा तो विचार हमेशा से रहा है कि जो भी लोग हमें विश्वास किए, हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, सबको वैल्यू देना, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी वैल्यू ऐड करना उनके लिए। और डेफिनेटली लॉन्ग रन में भी हमारा विश्वास है कि हम जो भी हमारे इकोसिस्टम है हमारे अराउंड, हमारे ट्रकर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, हमारे खुद के एम्प्लॉयज हो गए, और हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, वो उनको भी हम वैल्यू ऐड कर पाएं इस तरह से।
फेयर इनफ। बहुत बहुत शुक्रिया एंड कांग्रेचुलेशंस वंस मोर ऑन द फंड रेस। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। आगे आपको बताएंगे इस हफ्ते की कुछ और बड़ी खबरें। स्टार्टअप्स में वित्तीय संकट की स्थिति में कारोबार समेटने की दिक्कतों को लेकर चिंता का माहौल है। खासकर स्टेजिला के फाउंडर की गिरफ्तारी के बाद अब ये डर और भी बढ़ गया है। लेकिन सरकार इन दिक्कतों से निपटने में स्टार्टअप्स की मदद करेगी। इसके लिए अब प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सरकार खस्ता वित्तीय हालत से जूझ रहे स्टार्टअप्स के लिए कारोबार समेटना आसान बनाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक DIPP यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत वित्तीय घाटा का सामना कर रहे स्टार्टअप को 180 दिन की बजाय सिर्फ 90 दिनों में कारोबार समेटने की छूट दी जा सकती है। नए नियम अगले 2-3 महीनों के भीतर नोटिफाई किए जा सकते हैं। 6 महीने का पीरियड काफी ज्यादा हो जाता है कई बार एक स्टार्टअप के लिए, जिसके ऊपर कई ड्यूज होते हैं, जिसका कैश फ्लो उस तरीके से प्लान नहीं होता। उस पीरियड को 180 से 90 दिन करना काफी लाभदायक रहेगा स्टार्टअप के लिए। पर आज की डेट में गवर्नमेंट मशीनरी में एक कंपनी के लिए नॉर्मल एग्जिट करना भी बहुत टफ है और स्टार्टअप्स के पास रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो और टफ हो जाता है। DIPP कॉर्पोरेट फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित दिक्कतों को भी सुलझाने पर काम कर रहा है। स्टार्टअप्स को मिलने वाले फंड को बेहतर करने के लिए एंजल टैक्स में रियायत देने पर भी विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि स्टेजिला के फाउंडर की गिरफ्तारी से स्टार्टअप्स में डर का माहौल है और सरकार की पहल से माहौल सुधरेगा। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।